अस्सलाम वालेकुम क्लास। रिमेनिंग जो हमारा DML का लेक्चर रहता था वो आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि उसमें हम एवरेज फंक्शन पढ़ेंगे, मैक्सिमम फंक्शन पढ़ेंगे, मिनिमम फंक्शन पढ़ेंगे, काउंट पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे। जितने भी एग्रीगेट फंक्शन हमारे लास्ट लेक्चर में रह गए थे वो सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। कुछ जॉइंट्स की कंडीशंस पढ़ेंगे आज के लेक्चर में और पूरे DML को कवर कर लेंगे। ओके, आज का ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हम एग्रीगेट फंक्शन के यूजेस क्या हैं वो पढ़ेंगे, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज के क्या फंक्शन है वो यूज़ करेंगे और उसके अलावा जो सब क्यूरीज होती हैं वो यूज़ करेंगे। ये वही तीन पर्पज़ हैं जो हमने DML के स्टार्ट में पढ़े थे कि डेटाबेस लैंग्वेज यूज़र को क्या क्या चीज़ें अलाउ करती है, उसको डेटाबेस अलाउ करने देती है, उसमें रिलेशंस बनाने दे सकती है, इंसर्शन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन ऑफ डेटा आप परफॉर्म कर सकते हैं और सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्यूरीज आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला हमारा फंक्शन क्या है, काउंट फंक्शन है। ये भी एग्रीगेट फंक्शन है जो क्या करता है, हमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो काउंट करके देता है। हाउ मैनी प्रॉपर्टीज़ कॉस्ट मोर देन 350 पाउंड पर मंथ ऑफ रेंट। इसी की पूछा हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी जो पर मंथली रेंट जो है वो 350 से ज़्यादा है। वो प्रॉपर्टीज़ बतानी है कितनी है। हाउ मैनी का मतलब टोटल आपने वो काउंट करके बतानी है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, काउंट का। हमने पढ़ा एग्रीगेट फंक्शन या फिर सिलेक्ट की स्टेटमेंट में यूज़ होता है या फिर हैविंग क्लॉज में यूज़ हो सकता है। बस इसके अलावा एग्रीगेट फंक्शंस और कहीं यूज़ नहीं होते, वेयर क्लॉज में यूज़ नहीं हो सकते। क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट काउंट। हमने ये काउंट का फंक्शन बनाया, जो बनाया फंक्शन है काउंट स्टैटिक। क्या कर लिया कि सारी प्रॉपर्टीज़ वाले प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल में जो भी सारा डाटा वो काउंट कर लो एज माई काउंट। उसका नाम हमने क्या रख दिया, क्योंकि ये हमने एग्रीगेट फंक्शन बनाया तो इसका मतलब कॉलम पे कोई डिफाइन जो नेम है वो नहीं आएगा। हम अपनी मर्ज़ी से अब कॉलम का नाम डिफाइन करेंगे, इसलिए हमने एस का कीवर्ड लगाया और अपने कॉलम का नाम क्या रख दिया, रन टाइम पे जो लिखा हमें रिजल्ट में कॉलम का नाम लिखा नज़र आए वो क्या लिखा नज़र आए, माई काउंट लिखा हुआ नज़र आए। फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले टेबल से वे रेंट इज़ ग्रेटर दैन 350, जहाँ पर रेंट जो है वो हमारा 350 से ग्रेटर है। अभी हमें क्या रिजल्ट दिखा देगा, हमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा जिनका रेंट जो है वो 350 से ज़्यादा है। उनको काउंट करके बताएगा कि कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, 20 प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, टोटल क्वान्टिटी क्या है उनकी जिनका रेंट जो है वो 350 से ज़्यादा है। कि उसने ये हमें क्या कर दिया कि 5 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे प्रॉपर्टी फॉर रेंट टेबल में जिनकी प्राइस जो है वो 350 से ज़्यादा है, उनका रेंट 350 से ज़्यादा है। ओके, यूज़ ऑफ काउंट और डिस्टिंक्ट। काउंट के हमने पहले पढ़ा था कि काउंट जो है वो नल्स भी कंसीडर कर लेता है और नल्स को भी काउंट करता है। अगर हम चाहते हैं कि नल को एक्सक्लूड करके हमें रिजल्टेंट वैल्यूज़ काउंट करके दे, यानी कि जहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है उन रिकॉर्ड को ख़त्म कर दे और उसके अलावा जितना रिकॉर्ड है उनको हमें काउंट करके दे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, डिस्टिंक्ट यूज़ कर लेते हैं। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी नंबर के मतलब हर प्रॉपर्टी नंबर चेंज है। फॉर एग्जांपल PG14 है, PG4 और PG7 है। PG14 अगर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो उसे एक ही दफ़ा कंसीडर करेगा, डुप्लीकेट जो है वो रिमूव कर देगा। एज माई काउंट, उसको भी एज माई काउंट कंसीडर, हमने अपना नाम रख लिया। फ्रॉम व्यूइंग वाले टेबल में से उठाओ वेयर व्यू डेट बिटवीन 1 मई 2004 एंड 31 मई 2004, यानी कि इस महीने के बीच में जितने भी डेज हैं उनके डेट्स हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर काउंट करना है। किस टेबल से, व्यूइंग वाले टेबल से। इस महीने कितनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़र्स ने व्यू की हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़र ने व्यू की हैं। वो प्रॉपर्टी PG14 भी हो सकती है, PG4 भी हो सकती है, मगर होंगी दोनों डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी। अभी क्या करेगा, जब हमने डिस्टिंक्ट लगा दिया काउंट में तो ये डुप्लीकेट से रिमूव कर देगा, जो रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उन्हें ख़त्म कर देगा, फिर काउंट करके हमें नंबर देगा। यूज़ ऑफ काउंट एंड सम, फाइंड द नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड सम देयर सैलरीज। आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स भी बताने के, कंपनी में 4 मैनेजर्स हैं, 5 मैनेजर्स हैं, 6 मैनेजर्स हैं, कितने मैनेजर्स हैं, फाइंड दी नंबर क्या बता रहे हैं कि काउंट कर लेने कितने मैनेजर्स हैं, एंड सम देयर सैलरीज, उसके बाद उनकी क्या करनी, सैलरीज को सम कर देना। इसके लिए क्या क्यूरी होगी, सेलेक्ट काउंट स्टाफ नंबर, क्योंकि हमने मैनेजर्स काउंट करने हैं तो इसलिए हमने कौन सा फंक्शन लगा दिया, काउंट एज माई काउंट। और फिर उनकी सैलरी को सम करना है तो सैलरी वाले कॉलम के साथ पीछे फंक्शन क्या लगा दिया, सम एज माई सम। फ्रॉम स्टाफ टेबल वेयर पोजीशन इज इक्वल्स टू मैनेजर, उसने बताया था कि स्टाफ आपका होना क्या चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, वो काउंट करने। तो हमने काउंट नंबर कर लिए, कितने नंबर है मेरे पास स्टाफ, और उनकी सैलरीज को सम कर लिया। तो इसने आपको क्या रिजल्ट दिया, माई काउंट में 2 मेरे पास जो लोग हैं वो क्या हैं, मैनेजर हैं, और उन दोनों की सैलरीज को जब हम सम करें तो वो कितनी बनती है, 54,000 बनती है।
ओके, यूज़ ऑफ मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। मिनिमम हमें सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ सैलरी दिखाएगा या लोएस्ट सीजीपीए दिखाएगा, जिस जो भी आपकी क्यूरी या नीड के अकॉर्डिंग आप सर्च करना चाहें। मैक्सिमम आपको मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू दिखाएगा और एवरेज आपको उस पूरे वैल्यूज में से एवरेज कैलकुलेट करके दिखाएगा। क्या लिखा है? फाइंड द मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज स्टाफ सैलरी। कि स्टाफ की मिनिमम सैलरी भी पता कराओ, मैक्सिमम सैलरी भी पता कराओ और एवरेज भी सैलरी जो है वो स्टाफ की पता कराओ। तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट मिनिमम सैलरी। ये उस कॉलम का नाम है जिधर से हमने सैलरी उठानी, किस टेबल में से? स्टाफ के टेबल में से। एज माई सैलरी, ये हर जगह जहाँ पर भी आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किए हैं तो उनके कॉलम के नाम नहीं आते, इसलिए आप उनका नाम साथ ही डिफाइन कर देते हैं कि इसका नाम क्या है? एज माई मिनिमम सैलरी। मैक्सिमम सैलरी एज माई मैक्सिमम, एवरेज सैलरी एज माई एवरेज सैलरी। फ्रॉम स्टाफ, स्टाफ की टेबल में से मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज सैलरीज उठा लो। तो इसने हमें क्या बताई? मिनिमम सैलरी क्या है? 9000। मैक्सिमम सैलरी कितनी है? 30000। और इन दोनों की एवरेज सैलरी हमारे पास कितनी है? 17000। ओके, सिलेक्ट स्टेटमेंट में आप ग्रुपिंग लगानी। मैंने आपको ये बताया था कि आप ग्रुप के अकॉर्डिंग भी डाटा अपना सेटल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लास में बॉयज़ भी और गर्ल्स भी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास का जो डाटा है वो गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप में डिस्प्ले और बॉयज़ का सेपरेट ग्रुप में डिस्प्ले हो। देन उसमें मैं आगे कोई कंडीशन लगाना चाहती हूँ तो वो हैविंग क्लॉज के थ्रू लगाऊंगी। मगर ग्रुपिंग किस लिए यूज़ होती है? आप अपने डाटा को ग्रुप्स में कैप्चर करना चाहते हो, ग्रुप्स में रिलेट करके इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो। ये ज़्यादातर रिकमेंडेशन के लिए यूज़ होती है, जिसमें आप एज ग्रुप को सेपरेट करके देखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कैटेगरी वाई, यानी कि हम जो 90s या 20s वाली जनरेशन है, ये क्या करना चाहती है? किस किस्म के व्यूज़ हैं इनके, किस किस्म के इंटरेस्ट है? ये फिक्शन मूवी देखते हैं या एक्शन मूवी देखते हैं या एनिमेटेड मूवी देखते हैं? फिर हमसे जो कैटेगरी जी के लोग हैं या जो ओल्ड एज लोग हैं, वो किस किस्म की मूवीज़ देखना चाहते हैं? डिफरेंट कैटेगरी। इस तरह के डाटा को जब हमने हैंडल करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? ग्रुपिंग चाहिए होती है। और एस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ग्रुप बाय की बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट क्लॉज बनी हुई है, जो हमें ग्रुप में डाटा कंबाइन करके हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम अपना डाटा सेट कर सकते हैं। यूज़ ग्रुप बाय क्लॉज टू गेट सब टोटल्स। क्या कह रहा है कि हम ग्रुप करके, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास में से ये पता कराना है कि क्लास में कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, तो दो ग्रुप में डाटा डिवाइड कर दूंगी। उसके बाद काउंट कर लूँगी। जेंडर में एफ लिख के कि गर्ल्स 15 है और बॉयज़ 25 हैं, जितने भी हैं। इस तरह मेरे पास सब टोटल निकल आएंगे। सेलेक्ट एंड ग्रुप बाय क्लॉज और क्लोजली इंटीग्रेटेड ईच आइटम इन दी सेलेक्ट लिस्ट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड पर ग्रुप एंड सेलेक्ट कॉज ओनली कंटेन कॉलम नेम एग्रीगेट फंक्शन कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन। इस तरह बताया कि सेलेक्ट के स्टेटमेंट में क्या क्या आ सकते हैं? कॉलम का नाम आ सकता है, आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कंबाइनिंग ऑफ द अबव। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी भी आप अपनी सेलेक्ट की स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ऑल कॉलम्स नेम इन दी सेलेक्ट लिस्ट मस्ट अपीयर इन दी ग्रुप बाय क्लॉज अनलेस नेम इज़ यूज्ड ओनली इन दी एग्रीगेट फंक्शन। ये क्या कह रहा है कि जो आपने कॉलम जो है सेलेक्ट में लिखे हैं वो आपकी ग्रुप बाय क्लॉज में भी होनी चाहिए। सिर्फ वो वाली चीज़ आपकी ग्रुप बाय क्लॉज में नहीं आएगी जहाँ पर आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर दिया। इफ वेयर इज़ यूज विद ग्रुप बाय, वेयर इज़ अप्लाइड फर्स्ट, देन ग्रुप्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनिंग रो सेटिस्फाइंग प्रिडिकेट। क्या कहता है? अगर आप कोई कंडीशन सेट करना चाहते हो, वेयर लगाना चाहते हो, तो पहले वेयर की कंडीशन लगा के फिर उनका ग्रुप बनाओगे और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। आई ऑल्सो कंसिडर टू नल्स टू बी इक्वल पर्पज फॉर ग्रुप वन। फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ इन ईच ब्रांच एंड देयर टोटल सैलरीज। क्या क्वेश्चन पूछा है कि नंबर फाइंड करना है आपके स्टाफ का, किसमें? हर ब्रांच के अगेंस्ट, एंड देयर टोटल सैलरीज, और उनकी टोटल सैलरी क्या है। सिलेक्ट ब्रांच नंबर, क्योंकि आपने ब्रांच के अगेंस्ट फाइंड करना है स्टाफ नंबर, एंड काउंट स्टाफ नंबर। ब्रांच नंबर पहले आपको पता होगी तो ही आप वहाँ से इसका स्टाफ काउंट कर सकते हो। तो इसी क्या लिखा है? सिलेक्ट ब्रांच नंबर कॉमा काउंट स्टाफ, क्योंकि आपने नंबर बताना है स्टाफ का क्या, इसलिए आपने कौन सा फंक्शन यूज कर लिया? काउंट एज माई काउंट एंड देयर टोटल सैलरीज, और उनकी सैलरीज को सम करके बताना है, यानी टोटल सैलरी बतानी है, इसलिए सम उनकी सैलरी एज माई सैलरी। किस टेबल में से? फ्रॉम स्टाफ, स्टाफ की टेबल में से। ग्रुप बाय ब्रांच नंबर एंड ऑर्डर बाय ब्रांच नंबर। और इस जो स्टाफ वाला टेबल है उसमें से जो डाटा है उसको ब्रांच नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दो। फॉर एग्जांपल B003 ब्रांच के अगेंस्ट आप फाइंड करना चाहते हो उसमें कितने स्टाफ हैं और उनकी स्टाफ की सैलरीज क्या है। ऑर्डर बाय ब्रांच नंबर, इसका क्या मतलब है? ये असेंडिंग ऑर्डर में ब्रांच नंबर को एज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ये वाली क्लॉज नहीं भी होगी तो यहाँ तक ये जो क्लॉज है ये सारा का सारा हमें इस क्यूरी का रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। रिजल्टेंट टेबल क्या लिखा हुआ है? ब्रांच नंबर, माई काउंट और माई सम। अब यहाँ पर क्या लिखे? ब्रांच B003, B005, B007। ये ऑर्डर किस में? सेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैंने लिखा था ऑर्डर बाय ब्रांच नंबर, आगे डिसेंडिंग का कीवर्ड नहीं लिखा था तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट मुझे ब्रांचेस दिखा दी। उसके बाद काउंट की उसने एम्प्लॉयज़ के। ब्रांच नंबर B003 में 3 एम्प्लॉयज़ हैं, ब्रांच B005 में 2 एम्प्लॉयज़ हैं और B007 में
1 एम्प्लॉयज़ है, और उन सबकी सैलरीज जो है वो सम करके हमें डिस्प्ले करा दी। Okay, restricted groups or having clause. Having clause is designed for use with group by or restrict groups that appear in the final resultant table. अब आप ग्रुप्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ग्रुप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी, तो वो हैविंग कीवर्ड से लगानी, वेयर से नहीं लगानी। ये काम वैसे ही करती है जिस तरह वेयर में मेरे पास कंडीशन लगती है, सेम ऐसे ही हैविंग भी कंडीशन ही गेट करती है। मगर हैविंग जो है वो किन पे कंडीशन गेट करती है? ग्रुप्स पे। फॉर एग्जांपल बॉयज़ और गर्ल्स के 2 ग्रुप्स है, उसमें कंडीशन लगानी है कि जिनका गर्ल्स का जीपीए 3.5 से अबव है वो डाटा दिखा दो, तो उसमें वेयर की जगह आपने क्या लिख देना है? हैविंग CGPA इज़ ग्रेटर देन 3.5। जब आपने ग्रुप कर दिए बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप, पहले आप क्या कर रहे थे? सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर CGPA इज इक्वल टू 3.5। अब इसमें सारे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के आपको CGPA 3.5 से अबव आपको गेट हो रहे हैं। और आप अगर आपने सिंपल एक ग्रुप के अगेंस्ट डाटा गेट करना है तो आपने सिंपल अगेंस्ट के लिए हैविंग की क्लॉज यूज़ करनी है। हैविंग की क्लॉज जब भी ग्रुप बाय फंक्शन है उसके अगेंस्ट डाटा गेट करती है। ओके, क्या क्यूरी है हैविंग की क्लॉज के लिए? फॉर ईच ब्रांच विद मोर देन 1 मेंबर ऑफ स्टाफ फाइंड नंबर ऑफ स्टाफ इन ईच ब्रांच एंड सम ऑफ देयर सैलरीज। हर ब्रांच के लिए मोर देन 1 मेंबर ऑफ स्टाफ हमने फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ, कितने स्टाफ हैं ये बताया हुआ कि हर ब्रांच में एक से ज़्यादा स्टाफ है। आपने नंबर ऑफ स्टाफ फाइंड करना है हर ब्रांच में, एंड सम ऑफ देयर सैलरीज, और उनकी सैलरीज भी बतानी है। आप क्या क्यूरी है? सेलेक्ट ब्रांच नंबर काउंट स्टाफ नंबर एज माई काउंट सम सैलरी एज माई सैलरी। सिमिलर वैसी क्यूरी जैसे हमने पीछे लिखी थी, जिसमें हमने स्टाफ काउंट करना है और उनकी सैलरीज का सम करना है। किस टेबल में से? फ्रॉम स्टाफ। ग्रुप बाय उसको किसके अगेंस्ट कर देना? हमने अपनी ब्रांच के अगेंस्ट ग्रुप कर देना। उसने हर ब्रांच के लिए पूछा हुआ है। विद मोर देन 1 मेंबर ऑफ स्टाफ, वो ब्रांचेज जहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा स्टाफ है। ये आपको क्या बता रहा है? कोई कंडीशन बता रहा है। क्योंकि आपने हर ब्रांच के अगेंस्ट डाटा बताना है, आपने ग्रुप कर लिया है। अब इस ग्रुप पे कोई कंडीशन लगानी है तो उसके लिए आपने क्या करनी है? हैविंग की क्लॉज यूज़ करनी। हैविंग काउंट स्टाफ नंबर ग्रेटर देन 1। उसने ये कहा कि काउंट कर लो स्टाफ नंबर जहाँ पर स्टाफ नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि जहाँ पर 2, 3, 4 एम्प्लॉयज़ जिस ब्रांच में काम करे वो रिकॉर्ड आपने मुझे उठा के दिखा देना। अब उसमें दिखाना क्या? स्टाफ का नंबर और उसकी सैलरी दिखा देनी। अब इसे ब्रांच नंबर 3 और ब्रांच नंबर 5 का डाटा दिखाया है, जिसमें जो डाटा है एम्प्लॉयज़ हैं वो ब्रांच नंबर 3 में 3 एम्प्लॉयज़ हैं, ब्रांच नंबर 5 में 2 एम्प्लॉयज़ हैं। पीछे जो टेबल था यहाँ पर लिखा हुआ था ब्रांच B007, उसमें 1 एम्प्लॉय था। 1 इज़ ग्रेटर दैन 1 कंडीशन फॉल्स है, 1 तो इक्वल्स टू 1 होता है। इसलिए यहाँ पर ब्रांच B007 का रिकॉर्ड नहीं दिखाया, क्योंकि हमने हैविंग में कंडीशन लगा दी है कि जहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो 1 एम्प्लॉय से ज़्यादा है, सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस का मुझे डाटा डिस्प्ले कराना है। ओके, नाउ सब क्यूरीज। सब क्यूरीज इस तरह हमारे पास काम करती है जिस तरह हमारे पास नेस्टेड इफ़ काम करता है, यानी एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ हम कॉल कर लेते हैं। एक इफ़ या एल्स इफ़ के अंदर हम एक और कंडीशन लगा के कॉल कर लेते हैं। सब क्यूरीज में भी ऐसे ही हम करते हैं। हमारे पास एक सिलेक्ट की स्टेटमेंट में हम फर्दर एक और सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिख के अपनी क्यूरीज रन करते हैं और वो हमें हमारी क्यूरीज के अगेंस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? सब क्यूरीज होती हैं। सम एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन हैव अ सिलेक्ट एम्बेडेड विद इन दैम। A subselect can be used in where and having clause of an outer select where it is called the sub queries or nested query। क्या कह रहा है कि जो भी आपने select की statement सब से query लगाने वो या तो where की clause में लगेगी या फिर having की clause में लगेगी। इन दोनों clauses के अलावा आपके पास और कहीं sub queries नहीं लगेगी। सब select में also appear in insert, update and delete statement। आप insert कर सकते हो, डाटा अपडेट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, उसमें भी आप क्या कर सकते हो? सब क्यूरीज कॉल कर सकते हो। ओके, क्या लिखा हुआ है? लिस्ट स्टाफ हु वर्क इन ब्रांच एट 163 मेन स्ट्रीट। उन लोगों के स्टाफ की लिस्ट प्रोवाइड करनी है जो ब्रांच 163 मेन स्ट्रीट में काम करें। अभी हम किस तरह गेट करेंगे? सिलेक्ट फर्स्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पोजीशन फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल्स टू सिलेक्ट ब्रांच नंबर। हमेशा जब आप सब क्यूरी लिखते हैं तो उसमें सिलेक्ट में एक ही एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं। फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच की टेबल में सिलेक्ट कर दो वेयर स्ट्रीट इज इक्वल टू 163 मेन स्ट्रीट। अभी जो एड्रेस है ये ब्रांच का एड्रेस है, इसलिए हमने किससे गेट किया? ब्रांच की टेबल से गेट किया और उसके एट्रीब्यूट ब्रांच नंबर से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी क्यूरी एग्जीक्यूट कैसे होगी? एसक्यूएल में सबसे पहले इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, इसी तरह जिस तरह हमारे पास इनर लूप एग्जीक्यूट होती है फॉर लूप में,
और वाइल लूप में जो भी आपने मल्टीपल लूप्स अगर लगाए हो। और इफ़ एल्स में आपके पास पहले इनर बॉडी क्रिएट होती है, एग्जीक्यूट होती है, देन आपके बाद आउटर इफ़ जो है वो एग्जीक्यूट होती है। इसी तरह जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में मल्टीपल सब क्यूरीज लिख रहे होते हैं तो उसमें इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, देन उसके बाद आउटर सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट ब्रांच नंबर फ्रॉम ब्रांच वेयर स्ट्रीट इज इक्वल्स टू 163 मेन स्ट्रीट। जहाँ पर भी उसको अब एड्रेस में 163 मेन स्ट्रीट मिलेगी वो ब्रांच की टेबल से यहाँ पर ब्रांच नंबर उठा के दे देगा। फॉर एग्जांपल इस इनर वाली क्यूरी से हमें ब्रांच नंबर क्या मिला है, B003 मिला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B003 आ जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है, यहाँ से हमें रिज़ल्ट मिला है B00। एक तो ये माउस पे यहाँ पर लिखना भी मुश्किल है। ओके, सपोज कर लें कि आपको यहाँ पर क्या मिला है, B003 आपको रिकॉर्ड मिला है इस वाली क्यूरी के एग्जीक्यूट होने के बाद। अब मेरी आउटर क्यूरी कैसे बन गई, सिलेक्ट स्टाफ नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पोजीशन फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल्स टू B003। अब क्या करेगा, B003 में से स्टाफ नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पोजीशन बता देगा। और हमें पता है B003 एक्चुअल जो है वो किस स्ट्रीट में पड़ी हुई है, 163 मेन स्ट्रीट इसका एड्रेस है। ये जो है मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, आपको वहाँ से आसानी से समझ आ जाएगा। इनर सेलेक्ट फाइंड द ब्रांच नंबर फॉर द ब्रांच एट 163 मेन स्ट्रीट इज B00। तो इसमें वही बात लिखी हुई है कि मेरे पास जो 163 मेन स्ट्रीट के पास सपोज कर लो कि जो ब्रांच नंबर मिली है वो कौन सी मिली है, B003। आउटर सेलेक्ट देन रिट्रीव द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टाफ हु वर्क एट दिस ब्रांच। तो जो आउटर वाली सेलेक्ट थी वो B003 से रिलेटेड सारा डाटा उठा लेगी। ये इस तरह क्यूरी बन जाएगी। अब आउटर सेलेक्ट स्टाफ नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पोजीशन फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नेम इज इक्वल टू B003। अब ये B003 कहाँ से आई, ये जो इनर मैंने क्यूरी एग्जीक्यूट की है उसका रिजल्ट आया था सपोज B003, तो वो ये आउटर क्यूरी के इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्यूरी में वेयर में सर्च कर लेंगे कि ब्रांच नंबर B003 जहाँ पर भी मिले वहाँ से एम्प्लॉय का ये सारा का सारा रिकॉर्ड मुझे उठा के डिस्प्ले करा दो। तो ये एक्चुअल मेरे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा जिसमें स्टाफ नंबर आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा और पोजीशन आएगा। अब ये वो बता रहा है जहाँ पर ब्रांच B003 है और B003 के आगे जहाँ पर स्ट्रीट जो है वो 163 मेन स्ट्रीट है, उन सारे एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर डाटा। ओके, सब क्यूरीज विद एग्रीगेट फंक्शन। अब जिस तरह हमने एवरेज मैक्सिमम मिनिमम पहले फंक्शन पढ़े वो सब क्यूरीज में भी हम गेट कर सकते हैं। वो किस तरह गेट कर सकते हैं, लिस्ट ऑल स्टाफ हु सैलरी इज ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी एंड शो बाय हाउ मच। ये बताना है कि वो कौन से स्टाफ हैं जिनकी सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी से ग्रेटर है और कितनी ग्रेटर है, वो सारी डिटेल आपने बतानी। क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टाफ नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पोजीशन सैलरी। कहाँ से सिलेक्ट कर लो, ये सारी की सारी स्टाफ की टेबल में से। अब ये क्या लिखा, सैलरी माइनस सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम स्टाफ एज सैलरी डिफरेंस। अब उसने ये भी पूछा हुआ है कि आपने ये बताना है कि कौन से एम्प्लॉयज़ जो है उनकी सैलरी जो एवरेज सैलरी से ग्रेटर है एंड शो देम बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा ग्रेटर है। तो आप सैलरी में से माइनस कर देंगे एवरेज सैलरी, तो आपके पास वो अमाउंट निकल आएगी कि कितनी उनके पास जो है अमाउंट एवरेज सैलरी से ज़्यादा वो लोग विदड्रॉ करें। एज सैलरी डिफरेंस, ये हमने अपने एट्रीब्यूट का नाम रख दिया सैलरी डिफरेंस। फ्रॉम स्टाफ की टेबल में से वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम स्टाफ। अब आपने क्या करना है, यहाँ वेयर की कंडीशन में लगाई है जहाँ से ये पता लगेगा जहाँ पर आपकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन एवरेज सैलरी ऑफ स्टाफ है। यहाँ पर उसने ये भी पूछा हुआ है कि ये भी बताना है कि एवरेज सैलरी से ग्रेटर है, और बाय हाउ मच के लिए यहाँ पर आपने क्या किया, सैलरी में से एक्चुअल सैलरी में से माइनस कर दिया एवरेज सैलरी, तो आपको क्या मिल गई है, कितनी अमाउंट है। अब ये क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम स्टाफ की टेबल में से आपको एवरेज सैलरी मिल गई। फॉर एग्जांपल वो आई है 9000 10,000 जो भी आई है आपके पास सैलरी, वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। देन आपके पास सैलरी की जो अमाउंट का कॉलम है उससे ग्रेटर देन, जहाँ पर भी 9000 से ग्रेटर देन जहाँ जहाँ पर भी आपको सैलरी मिलेगी वहाँ से स्टाफ नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पोजीशन और सैलरी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, आपको इजीली समझ आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। ओके, कैन नॉट राइट वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। हमने पहले पढ़ा कि एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ कहाँ यूज़ होते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट में या फिर हैविंग क्लॉज में। वेयर क्लॉज में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं होते, इसलिए हम वेयर में इस तरह कंडीशन नहीं लिख सकते थे।
Instead, use sub-query to find the average salary 17,000 and then use the outer select to find those staff with the salary greater than this. हम इस तरह इसको किस तरह लिख सकते हैं? Select staff number, first name, last name, position, salary minus 17,000 as different salary from staff where salary is greater than 17,000. अब ये जो 17,000 आई है जो मेरी इनर सब क्यूरी है, सपोज करें कि इनर सब क्यूरी का रिजल्ट मेरे पास आया था कि एवरेज सैलरी एम्प्लॉय की कितनी है 17,000. अब जो भी सैलरी 17,000 से ग्रेटर होगी उनके रिकॉर्ड के अगेंस्ट हम ये सारी की सारी डिटेल दे देंगे और सैलरी डिफरेंस के कॉलम में जो भी सैलरी है उससे 17,000 माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से एम्प्लॉयज़ जो है वो एवरेज सैलरी से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं. ओके, ये सब क्यूरीज के कुछ रूल हैं. ऑर्डर बाय क्लॉज में नॉट बी यूज्ड इन दी सब क्यूरीज. सब क्यूरी सेलेक्ट लिस्ट मस्ट कंटेन अ लिस्ट ऑफ द सिंगल कॉलम नेम और एक्सप्रेशन एक्सेप्ट फॉर द सब क्यूरीज दैट यूजेस एग्जिस्ट. बाय डिफॉल्ट कॉलम नेम रेफर टू द टेबल नेम इन फ्रॉम क्लॉज. सब क्यूरीज कैन रेफर टू द टेबल from using an aliases. When subquery is an operand in comparison, subquery must appear on the right hand side. A subquery may not be used as an operand in an expression. Nested subquery, use of an मल्टीपल सब क्यूरीज यूज़ होंगी. एक सब क्यूरी के अंदर एक और सब क्यूरी, उसके अंदर एक और सब क्यूरी, उसके अंदर एक और सब क्यूरी, मतलब मल्टीपल सब क्यूरीज हम गेट करी जा रहे हैं. लिस्ट दी प्रॉपर्टीज़ हैंडल्ड बाय स्टाफ एट 163 मेन सीट. अब इसने क्या किया, स्टाफ वो वाला बताओ जो प्रॉपर्टीज़ हैंडल करा है 163 मेन स्ट्रीट में. जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी लिस्ट बताओ कि जो जो स्टाफ हैं वो ये प्रॉपर्टीज़ हैंडल करें हमारे पास. उसके लिए क्या क्यूरी लिखी हुई है? सेलेक्ट प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पोस्टल कोड, टाइप, रूम, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट. प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले टेबल में से ये प्रॉपर्टी की सारी डिटेल उठा लो. वे स्टाफ नंबर इन, जहाँ पर आपका स्टाफ नंबर, जिसमें स्टाफ नंबर क्या होना चाहिए, सेलेक्ट स्टाफ नंबर फ्रॉम स्टाफ. where branch number is equals to select branch number from branch where street is equals to 163 मेन स्ट्रीट. अब ये क्यूरी क्या करेगी? सबसे पहले ये ना वाली क्यूरी सिलेक्ट होगी जिसमें से आपको 163 मेन स्ट्रीट का ब्रांच नंबर पता लग जाएगा. 163 मेन स्ट्रीट का ब्रांच नंबर सपोज B003 है. B003 ब्रांच नंबर हमें यहाँ पर मिल गया. जब ब्रांच नंबर मिल गया तो उससे हमें स्ट्रीट एड्रेस मिल जाएगा. 163 मेन स्ट्रीट एड्रेस मिल गया. B003 ब्रांच में 163 मेन स्ट्रीट एड्रेस मिल गया. तो यहाँ पर अब हमारे पास ब्रांच नंबर क्या लिखा आ जाएगा? B003 लिखा आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, ये जो इनर वाली क्यूरी है इसके अगेंस्ट अब हमें B003 नज़र आ गया. अब इस ब्रांच नंबर B003 से हम क्या गेट कर लेंगे? स्टाफ नंबर. फॉर एग्जांपल स्टाफ नंबर आया है SG15. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्टाफ नंबर जो सिलेक्ट हो गया B003 में SG15 ब्रांच नंबर काम कर रहा था एम्प्लॉय. तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ब्रैकेट लगाई और यहाँ पर लिखा SG. ओके बेटे, ये थोड़ा माउस से लिखना मुश्किल है तो आप लोग ये सुन लें कि मैडम क्या बोल रही है तो आप लोगों को समझ आ जाएगी. सपोज़ SG15 एक एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहा था और SG17 या 16 जो भी एम्प्लॉय है वो भी काम कर रहा था. ठीक है, और ये मैंने फिर क्या किया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी. अब इस जो इनर वाली सब क्यूरीज़ है यहाँ से आप सपोज़ करो कि ये जो इनर वाली मेरे पास सब क्यूरीज़ आई है ये वाले, इधर से तो मुझे मिल गई थी ब्रांच नंबर B003. अब मैंने क्या किया, जहाँ पर ब्रांच नंबर B003 मिली है वहाँ पर से स्टाफ नंबर बता दो कि कौन कौन से स्टाफ यहाँ पर काम करें. तो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्टाफ की लिस्ट भी आ जाएगी. फॉर एग्जांपल SG15 और SG17 मेरे पास 2 स्टाफ आए हैं इस इनर क्यूरी से. अब मैं क्या करूँगी, ये जो 2 स्टाफ हैं प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले टेबल में से चेक करूँगी वे स्टाफ नंबर इन SG15 या SG17 इनमें से कोई भी स्टाफ नंबर आपको मिलता है 15 का या फिर 17 का, आप उसकी प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पोस्टल कोड, टाइप, रूम और रेंट दिखा के मुझे टेबल में से डेटा डिस्प्ले करा दे. आप उसने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट, सिटी अप्लाई. इसने क्या प्रॉपर्टी नंबर दिखाई हुई है 16, 36 और 21 प्रॉपर्टीज़ मिली है जो कि स्टाफ नंबर 15 और स्टाफ नंबर 17 जो है वो डिफरेंट हैंडल करे और उनकी फिर आगे सारी डिटेल बताई हुई कि कितने वहाँ रूम्स हैं, टाइप क्या है, उनका पोस्टल कोड क्या है, सिटी क्या हो और स्ट्रीट क्या है. ओके, एनी और ऑल ऑपरेटर्स जो है ये भी मेरी सब क्यूरीज़ में यूज़ होते हैं. एनी एंड ऑल में बी यूज विद द सब क्यूरीज दैट प्रोड्यूस अ सिंगल कॉलम ऑफ नंबर विद ऑल कंडीशन
विल ओनली बी ट्रू इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज़ प्रोड्यूस्ड बाय सब क्यूरीज। ऑल आप तब लगाते हो जब आपकी जो सब क्यूरीज से सारी वैल्यूज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो ट्रू हैं। एनी आप लगाते हो जब आपकी सब क्यूरीज से कोई वैल्यूज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, उनमें से कोई एक भी ट्रू है तो आपके पास वो ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इफ़ सब क्यूरी एम्प्टी ऑल रिटर्न दी ट्रू, एनी रिटर्न फॉल। अगर आपकी सब क्यूरी एम्प्टी है तो आपका ऑल जो है, क्योंकि एम्प्टी है तो इसका क्या मतलब वो ट्रू ही होगा। और एनी में से कोई एक कंडीशन होती है, तो जब एम्प्टी आपके पास है, कोई सब क्यूरी खाली है, तो उसमें से रिटर्न हमेशा एनी का फॉल जाएगा। सम में भी यूज इन प्लेस ऑफ एनी, आप एनी की जगह सम का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, फाइंड स्टाफ हु सैलरी इज़ लार्जर देन द सैलरी ऑफ एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ स्टाफ एट ब्रांच B003। हमने वो वाले स्टाफ फाइंड करने जिनकी सैलरी जो है वो एटलीस्ट एक एम्प्लॉय से जो ब्रांच B003 में काम कर रहा है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, सैलरी फ्रॉम स्टाफ। स्टाफ के टेबल में से ये 4-5 एट्रीब्यूट्स उठा लो जहाँ पर सैलरी इज़ ग्रेटर देन एनी। उसे लिखा है एटलीस्ट वन मेंबर, यानी कि कम अज़ कम एक से या फिर बहुत सारों से, मतलब कि एनी या का मतलब और, ये ऐसे काम करता है जैसे ना और काम कर रहा है मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ पर कीवर्ड लगा दिया एनी या सम लिखूँ या एनी लिखूँ एक ही बात है। ग्रेटर देन एनी, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल्स टू B003। अब ये जो इनर क्यूरी है इसने ये कहा कि जहाँ पर ब्रांच नंबर B003 है वहाँ पर से क्या करो, मुझे सैलरी सिलेक्ट कर दो। अब फॉर एग्जांपल B003 पे आपको जो सैलरीज मिली है वो 1500 मिली है, 1200 मिली है और 12000 मिली है। ब्रैकेट में आपके पास क्या आ गया, एनी 1500, सम 12000, 1500 और 17000 आ गया। ये ऐसे आपको लिखा हुआ नजर आएगा। सपोज करो कि इनर क्यूरी ने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया, 12000, 18000 और 24000। इसका क्या मतलब, सम के बाद ब्रैकेट में मेरे पास 3 सैलरीज लिखी हुई आ गई जो 12000 थी, 18000 थी और 24000 थी। अब जो मेरी आउटर क्यूरी रिजल्ट हुई उसमें जनरेट जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, या 12000 से ग्रेटर होगा, या 18000 से ग्रेटर होगा, या फिर 24000 से ग्रेटर होगा। अब आप इस सैलरी वाले कॉलम में आ जाओ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहली सैलरी जो मुझे मिली है वो 30000 है, ग्रेटर देन है 12000 से, 18000 से और 24000 से, या इनमें से किसी एक से भी ग्रेटर है। एनी का कीवर्ड ये था कि इनमें से किसी एक से भी क्यूरी जो है वो ट्रू रिटर्न कर दे। अब 30000 है, इन तीनों से ट्रू रिटर्न करे। 12000 से ग्रेटर देन है 30000, इट मीन्स इट विल रिटर्न ट्रू। 18000 से ग्रेटर है 30000, इसका मतलब ये आपको क्या रिटर्न करेगी, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी। 24000 से ग्रेटर देन है 30000, ये आपको क्या वैल्यू ट्रू करी है, ट्रू रिटर्न करिए। तो आपकी सैलरीज में क्या वैल्यू आ गई, ट्रू वैल्यूज आ गई। 12000 से ग्रेटर देन 18000, ट्रू रिटर्न करी। 18000 से ग्रेटर देन नहीं है, फॉल्स। 24000 से ग्रेटर नहीं है 18000, फॉल। मगर क्योंकि एनी कीवर्ड है तो इनमें से किसी एक से भी ग्रेटर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास सैलरी वाले कॉलम में गेट हो जाएगी। 12000, 18000 या 24000, इनमें से किसी एक से भी ग्रेटर मुझे 24000 की वैल्यू गेट हो जाएगी तो मेरे पास वैल्यू ट्रू रिटर्न हो जाएगी। जब ट्रू वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी तो मैंने अपने रिजल्टेंट टेबल में वो वाली वैल्यूज़ डिस्प्ले करा दी। एनी में जो इनर सब क्यूरी उसमें से कोई एक भी ऑप्शन अगर आपके पास सही आ गया, इसका क्या मतलब, वो आपको डिटेल प्रोवाइड कर देगा। अब सिमिलर और ऐसे काम करता है कि मेरे पास जो सब क्यूरीज के मल्टीपल रिजल्टेंट वैल्यूज़ आई हैं, उन रिजल्टेंट वैल्यूज़ में से सारी वैल्यूज़ ट्रू वैल्यू रिटर्न करेंगी, देन मेरे पास रिजल्टेंट टेबल में वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। फाइंड स्टाफ whose salary is larger than the salary of every member of staff at branch number B003। फाइंड क्या करना है, ब्रांच B003 में सेम वही वाली क्यूरी है, मगर अब किसे यूज़ करनी है, आपने ऑल से यूज़ करनी है। वही सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी फाउंड करनी है जो ब्रांच B003 में किसी एक की ज़्यादा है। क्यूरी सिमिलर है से यहाँ पर कीवर्ड मैंने पहले एनी लगाया तो उसकी जगह आप कौन सा कीवर्ड लगा दिया है, ऑल कीवर्ड लगा दी। ऑल कीवर्ड का फंक्शन ये, जो मेरी इनर सब क्यूरी है उसका रिजल्टेंट जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड टेबल फेच करके देगा, वो टेबल के हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट ट्रू वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। अगर किसी एक भी एट्रीब्यूट पे ट्रू वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही तो आपका ऑल का फंक्शन जो है वो आपकी आउटर सब क्यूरी पे काम नहीं करेगा। सपोज सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल्स टू B003। सैलरी आपने सेलेक्ट की है ब्रांच B003 से, तो आपके पास 3 वैल्यूज़ आई हैं। वो आप 3 वैल्यूज़ क्या आई हैं, 12000, 15000 और 18000। अब जो भी आपके पास रिजल्टेड सैलरी आनी चाहिए आउटर क्यूरी की, वो 12000, 15000 एंड 18000 से ग्रेटर होनी चाहिए। दिस 30000 इज ग्रेटर दैन 12000, 15000 एंड
24,000। तीनों से ग्रेटर इसका क्या मतलब कि ऑल के लिए तीनों कंडीशन, तीनों वैल्यूज़ ट्रू हुई हैं तो देन मेरी ऑल वाली कंडीशन ट्रू हुई और उसने मुझे रिजल्ट प्रोवाइड किया है। ओके, मल्टीपल टेबल क्यूरीज में क्या होता है कि हम एक टेबल से क्यूरी गेट करते हैं, दूसरे टेबल से और तीसरे टेबल से। कंबाइन आप मल्टीपल टेबल से क्यूरी गेट करना चाहते हो, जो कि आप ज्वाइंस लगा के गेट करते हो, जो आपके टेबल के रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट का टेबल है, एक टीचर्स का टेबल और एक कोर्सेज का टेबल है। अब स्टूडेंट्स मल्टीपल कोर्सेज ले रहे हो, टीचर्स भी मल्टीपल कोर्सेज डिलीवर करें, सही है। कौन सी स्टूडेंट जो है वो कौन सा कोर्स किस टीचर के साथ ले रहा है, इसके लिए आपको इन तीन टेबल को लिंक करके डाटा फेच करना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन से टीचर के साथ कौन सा कोर्स ले रहा है। ये जो क्यूरी गेट होगी मेरे तीन टेबल से गेट होगी, एक स्टूडेंट के टेबल से, एक टीचर्स के टेबल से और एक कोर्स वाले टेबल से। इसका क्या मतलब, इसमें मल्टीपल टेबल्स इन्वॉल्व होंगे और मल्टीपल टेबल के लिए क्यूरीज जो है वो सब क्यूरीज यूज़ होती हैं, या फिर आप मल्टीपल टेबल के लिए क्या करते हो, ज्वाइन यूज़ कर लेते हो। इफ रिजल्टेंट कॉलम फ्रॉम द वन और मोर देन टेबल मस्ट बी यू कैन यूज मस्ट ज्वाइन। अगर आपके पास जो रिजल्टेंट कॉलम है, दो टेबल या तीन टेबल में आपके पास सिमिलर कोई कॉलम है तो आप ज्वाइन यूज़ कर लेते हो, अदरवाइज आप क्या करते हो, सब क्यूरीज के थ्रू भी मल्टीपल टेबल से डाटा गेट कर लेते हो। ऑल्सो पॉसिबल, आप मल्टीपल टेबल के लिए जब गेट करते हो तो आप हर टेबल के लिए अपने एलिसेस डिफाइन कर लेते हो। वो एलिसेस कहाँ डिफाइन होते हैं, आपकी फ्रॉम वाली क्लॉज में। एलिसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम टेबल नेम विद स्पेस। आप क्यों एलिसेस डिफाइन करते हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट वाले टेबल में भी कोर्स आईडी पड़ी हुई है और कोर्स वाले टेबल में भी कोर्स आईडी पड़ी हुई है और टीचर वाले टेबल में भी कोर्स आईडी का एक एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है। तीनों टेबल में एक ही सिमिलर एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, हमारे पास कोर्स आईडी है। जब कोर्स आईडी हमने तीनों टेबल से गेट करना है तो उसके लिए हमारे पास हर टेबल के एलिसेस डिफाइन होंगे। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी, टीचर डॉट कोर्स आईडी एंड कोर्स डॉट कोर्स आईडी। ये तीनों एलिसेस डिफाइन होंगे तो ही मेरे पास तीनों टेबल की डिफरेंट कोर्स आईडी गेट होगी, अदरवाइज क्यूरी के लिए कंफ्यूजन हो जाएगी सिस्टम के लिए प्रोसेसिंग करने में कि जो कोर्स आईडी गेट करनी है तीनों में से किस टेबल की कोर्स आईडी गेट करनी है। ओके, इसके लिए क्यूरी क्या लिखी हुई है, लिस्ट नेम ऑफ ऑल क्लाइंट्स हु हैव यूज्ड और प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद एनी कमेंट्स अप्लाइड। आपने वो उन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट प्रोवाइड करनी है जिन्होंने कमेंट प्रोवाइड किए, कोई भी जो उन्होंने प्रॉपर्टी व्यू की हुई है। क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट सी डॉट क्लाइंट नंबर। ये जो सी लिखा हुआ है ये मेरे पास क्या है, एलिसिस डिफाइन है किस टेबल का, क्लाइंट टेबल का। कॉमा, फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर लिखा हुआ है और कमेंट लिखा हुआ है। किस टेबल से, फ्रॉम क्लाइंट और व्यूइंग, दो टेबल से, एक क्लाइंट की टेबल से और एक व्यूइंग की टेबल में से। वेयर सी डॉट क्लाइंट नंबर इज इक्वल टू वी डॉट क्लाइंट नंबर लिखा हुआ है। ये जो मेरे पास सी डॉट क्लाइंट नंबर लिखा हुआ है और वी डॉट क्लाइंट नंबर लिखा हुआ है, सी डॉट क्लाइंट नंबर लिखा हुआ है और जो मेरे पास वी डॉट क्लाइंट नंबर लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, सी डॉट क्लाइंट नंबर उठाएगा क्लाइंट वाले टेबल से और वी डॉट क्लाइंट नंबर उठाएगा व्यूइंग वाले टेबल में से। अब यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ वेयर क्लॉज में सिमिलर आएंगी, जहाँ पर क्लाइंट नंबर सिमिलर मिलेगा उससे हम ये डिटेल गेट कर लेंगे कि किस क्लाइंट ने किस प्रॉपर्टी के लिए कौन से जो कमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं। Only those records from both the table that have identical values in the client number column C dot client number is equals to V dot client number are included in result। सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जहाँ पर क्लाइंट नंबर हमें सिमिलर मिल रहा होगा। इक्विवेलेंट टू इक्वल ज्वाइन एंड रिलेशनल अलजेब्रा, सिमिलर जिस तरह हम रिलेशनल अलजेब्रा में काम कर रहे थे ज्वाइंस का, इसी तरह हम एसक्यूएल में भी काम करते हैं। ये हमारे पास रिजल्टेंट टेबल आ जाएगा। देखिए आप, प्रॉपर्टी नंबर सिर्फ वही हमारे पास आएगी जहाँ पर हमें क्लाइंट नंबर सिमिलर मिल रहा होगा। ओके बेटे, ये आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर आपका डीएमएल पे होगा, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। थैंक यू।